सो आफ्टर द जोसेफ जॉन थॉमसन मॉडल हम लेकर आ गए हैं रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, उनकी जो लिमिटेशंस थी उसको पूरा करता है रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो सबसे पहले तो हम कुछ लाइंस देखेंगे। अल्फा पार्टिकल्स जो कि होती है He2+ आयंस, ओके, वो फायर्ड एट अ वेरी थिन गोल्ड फॉइल। A fluorescent screen zinc sulfide was used to detect scattered alpha particles। देखिए क्या क्या कहने चाहती हैं ये दो लाइंस। तो बेसिकली इनने किया था एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ताकि ये देख सकें कि ये जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है ये सच कह रहा है, क्या ये वैलिड है या नहीं है, या इसके और भी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बेसिकली किया गया था टू चेक द प्रीवियस मॉडल, ओके, प्रीवियस एटॉमिक मॉडल। तो इनने क्या किया था, एक अल्फा पार्टिकल एमिटर रखा, या सोर्स ऑफ लाइट भी हम इसको कह सकते हैं, और ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ओके, और ये है गोल्ड फॉइल है। इनने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से पास करवाया फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे। ओके, फ्लोरेसेंट स्क्रीन बेसिकली ये बताती है कि यहाँ पे पार्टिकल, मतलब बेसिकली डिटेक्ट करता है पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स को, कि हाँ यहाँ पे पार्टिकल्स है, ताकि हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो जब इनने, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं अल्फा पार्टिकल्स को, जब इनने गोल्ड फॉइल से पास करवाया तो इनने देखा कि बहुत सारे जो एटम है, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं, मतलब कि नॉन डिफ्लेक्टेड है, और बहुत सारे, मतलब कि मोस्ट ऑफ द, ऑलमोस्ट हैं ये बोल सकते हैं, और उनमें से जो कुछ हैं, कुछ बेसिकली वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो आधे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देख सको तो ज्यादातर स्ट्रेट जा रहे हैं। ठीक है, और कुछ आधे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसको हम डिफ्लेक्टेड कह सकते हैं, और इनको कह सकते हैं हम नॉन डिफ्लेक्टेड। ओके, और कुछ ऐसे थे जो कि पूरे डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, रीबाउंस हो जा रहे थे, बिल्कुल बाउंस बैक हो जा रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था ये बेसिकली ये कह रहा था। अब इससे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो पिछला वाला मॉडल है वो गलत है? ऐसे कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बेसिकली ये हुआ कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। ठीक है, ज्यादातर कैसे थे, स्ट्रेट पास हुए जा रहे थे। ठीक है, और क्या था कि सम वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। अब कुछ थे जो थोड़े मतलब कि कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे कि ये दोनों हमने बनाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे जो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे, बहुत कम, मतलब कि 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि डिफ्लेक्ट बैक कर रहा था एट लार्ज एंगल से, या सीधा स्ट्रेट बैक कर जा रहे थे, पूरा ऐसा बाउंस बैक कर जा रहे थे। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। जैसा कि हमने थॉमसन मॉडल में बेसिकली हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव बेसिकली पॉजिटिव रहते हैं ना, तो पॉजिटिव रहते हैं तो वो स्ट्रेट नहीं जाते। ठीक है, पास नहीं करते एटम से, वो मतलब कि बीच में मुड़ते रहते, बेसिकली डिफ्लेक्ट होते रहते। लेकिन ज्यादातर कैसे थे, वो डिफ्लेक्टेड नहीं थे। ओके, कैसे थे, नॉन डिफ्लेक्टेड थे, पास होते जा रहे थे। इससे हमें ये पता चला कि ज्यादातर एटम में क्या है, एम्प्टी स्पेस है, क्योंकि जो मोस्टली पार्टिकल्स थे वो बिना रुकावट के निकल गए थे। ओके, वहीं पे सेकंड पॉइंट हम ये देखते हैं कि एटम के पास एक स्मॉल डेंस और पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पार्टिकल है। अब ऐसा क्यों हुआ कि ज्यादातर पार्टिकल्स तो बिल्कुल डेविएट करते जा रहे थे एटम से, लेकिन कुछ पार्टिकल्स जैसे कि 20,000 में से 1, ओके, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो बिल्कुल ऐसा बाउंस बैक कर रहे थे, कुछ इस तरीके से बाउंस बैक कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि बीच में कुछ ऐसा डेंस और स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बताया। ठीक है, वहीं से अल्फा पार्टिकल्स बाउंस बैक हुए। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आजू बाजू, जैसे कि सोलर सिस्टम रहता है कि ये हो गया सन और यहाँ पे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वैसे ही ये हो गया न्यूक्लियस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, टू बैलेंस द अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। अब अपोजिट चार्जेस हैं तो भैया वो रिपल करेंगे, तो ताकि वो रिपल ना करें, उनके बीच में बैलेंस बना रहे, इसलिए ये घूमते रहते हैं। ओके, तो बेसिकली इन्हें 3 चीजों के बारे में बताया, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स और एम्प्टी स्पेस के बारे में बताया। न्यूक्लियस के बारे में ये बताया कि एटम का सेंटर होता है और पॉजिटिवली चार्ज और ऑलमोस्ट ऑल मास उसी में होता है, न्यूक्लियस में ही होता है। और सेकंड चीज उन्होंने जो इलेक्ट्रॉन्स बताई वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी देखा, और इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, मतलब कि टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर है ना, मतलब कि ये सेंटर है तो फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। ओके, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बैलेंस इन्होंने बताया। और थर्ड जो इन्होंने एम्प्टी स्पेस के बारे में बताया, तो वो ये कहते हैं कि एटम का मेजर पोर्शन जो है वो खाली है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अब इनमें भी कुछ खामियां थी, इतना सब कुछ देने के बाद भी इनमें बहुत कुछ खामियां थी, जैसे कि 2 ही खामियां थी लेकिन बहुत मेजर वाली थी, जैसे कि डिडंट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्टेबिलिटी। बेसिकली एक मैक्सवेल थ्योरी थी उस टाइम पे। ठीक है, क्या थी, मैक्सवेल थ्योरी थी उस टाइम पे। मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई भी चीज है, अगर वो वर्क कर रही है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। वहीं पे जब इनसे पूछा गया कि एटम में एनर्जी रिलीज होती है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ होती तो है, और ये जो मैक्सवेल थ्योरी थी उस टाइम पे प्रूव्ड थी, कंफर्म थी, मतलब सही थ्योरी थी बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके आजू बाजू ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं ये हैं, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब इसकी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है, इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो क्या होगा, ये पहले तो इसमें घूमते घूमते जब ये थक जाएगा तब ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो एटम स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि ये एटॉमिक स्टेबिलिटी नहीं बता पाए। और जो सेकंड पॉइंट कहता है कि नो एक्सप्लेनेशन फॉर लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में होता है तब वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट में जंप करता है। लोअर ऑर्बिट टू जब हायर ऑर्बिट में जंप करता है और जब वो अपनी नॉर्मल स्टेज में आ जाता है, बोले तो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो वो वापस से फॉल बैक करता है। मतलब कि जैसे कि लोअर टू हायर स्टेज में फॉल किया था, मतलब कि गया था एक्साइट होके, जिसको हम एक्साइटेड स्टेज कहते हैं, वैसे ही जब अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तब वो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट में आता है। ठीक है, तो जब ये आता है हायर टू लोअर ऑर्बिट में, जैसे ही फॉल करता है इलेक्ट्रॉन, तब ये कुछ एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। और जो ये एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की होती है, और वो जो पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसका कुछ पर्टिकुलर कलर होता है, तो वो ये नहीं पता पाए लाइन स्पेक्ट्रा। ओके, और इसका बहुत डिटेल है, बेसिकली वो एक अलग टॉपिक बनेगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।